CH-28 ईशानी की सच्चाई और युगेश पर हमला। ईशानी की सच्चाई और युगेश पर हमला। उसकी बात सुन ईशानी शर्मा जाती है। वही रेयांश आगे बोलता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ ठाकुरायन सा। उसकी बात सुन ईशानी पल के झपका देती है। वो भी उसे बाहर छोड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाई थी कि उसका पैर हॉल टेबल से लग गया, जिससे ईशानी खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने लगी। रेयांश जल्दी से उसे कमर से पकड़ लेता है, लेकिन दोनों ही बैलेंस खो देते हैं और एक दूसरे को लेकर सोफे पर गिर जाते हैं। अब उधर का माहौल कुछ ऐसा था। ईशानी सोफे पर, रेयांश उसके ऊपर। रेयांश का एक हाथ ईशानी की पतली कमर पर और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था। वही ईशानी ने चोट लगने की डर से अपनी आंखें मिच ली थी। वही रेयांश बस अपनी ठकुराइन में खो चुका था। जब बहुत देर तक ईशानी को चोट लगने का एहसास नहीं हुआ, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी नज़रें सीधे रेयांश के गहरी ब्राउन आइज से जा मिली। उसके हाथ रेयांश के सीने पर था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे कि तभी उनके कानों में प्यारी और तोतली सी आवाज आई, यह क्या हो रहा है दीदू। अपने भाई की आवाज सुनकर ईशानी होश में आई। वो धीरे से रेयांश को बोली, रेयांश जी उठिए। उसके कहने से रेयांश भी पलके झपका कर उठ जाता है और सामने देखता है तो 4 साल का छोटा सा बच्चा, जिसने बहुत ढीली पजामा और शर्ट पहना था, वो आंखें मसलते हुए बस ईशानी और उसे ही देखे जा रहा था। ईशानी मुस्कराते हुए उस बच्चे को अपने गोद में उठकर बोली, अरे विशु बच्चे, आप आज सोए नहीं। ईशानी की बात सुनकर विशु ने मासूम सा चेहरा बनते हुए, माझी ईशु, तुझे पता है ना मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। उसकी बात सुन ईशानी हंसते हुए, हो माझी विशु, मुझे पता है। विशु पहले थोड़ा हंसता है, फिर रेयांश को देखकर बोला, ईशु ही कौन आहे। ईशानी हंसते हुए, बच्चे ये रेयांश जी है, वो काशू दीदी आती है ना। ईशानी की बात पर विशु अपना सिर हिलाता है, ये उनके हस्बैंड के दोस्त है। वो आज जब मैं आ रही थी तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तब वहाँ रेयांश जी ने मेरी मदद की थी। ईशानी की बात सुन विशु एक मैच्योर मैन की तरह, थैंक यू मेरी दीदी की मदद करने के लिए। उसकी प्यारी आवाज सुनकर रेयांश हंसते हुए, वेलकम मैच्योर मैन। विशु ईशानी की गोद से रेयांश की गोद आकर, आप तो बहुत हैंडसम हो, क्या आप मेरी दीदी से शादी करोगे क्या? दीदी बहुत अकेली है और एक अंकल आकर दीदी को परेशान भी करते हैं। विशु की बात सुन रेयांश के चेहरे पर बल पड़ जाता है। वही ईशानी झेप जाती है। वो विशु को अपने गोद में लेने की कोशिश करते हुए, विशु बच्चे क्या बोल रहे हो आप? विशु ईशानी की ओर देखकर, दीदी आप ही बोलते थी कि कोई बहुत सुंदर भैया आएंगे और आपको और मुझे बचा कर ले जाएंगे। उसकी बात सुन अब ईशानी को घबराहट होने लगती है। वो कुछ बोलती कि रेयांश ईशानी को उसके कमर से पकड़कर उसको पलटकर अपने सीने से उसके पीठ लगाकर विशु के सामने जबरदस्ती मुस्कराते हुए, बेटा आपने अभी जो कहा क्या वो सच है? वो ये पूछ ही रहा था कि ईशानी आवाज आई है, ठाकुर साहब छोड़ दीजिए, आप क्यों बच्चे के बड़बोलेपन पर विश्वास कर रहे हैं? ईशानी की बात सुन रेयांश को अलग एहसास होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी ठाकुराइन ने उसे इस नाम से संबोधित किया था। पर खुद को काबू करके वो मदहोशी से बोला, अगर अब आपने कुछ बोला तो अभी आपके साथ साथ फेरे लेकर शादी कर लेंगे और अपने घर ले जाकर सबके सामने हमारी बीबी घोषित करके आपको अपना पूरा बना लेंगे। उसको आवाज में ऐसी मदहोशी थी कि अब ईशानी कुछ नहीं बोल पाई। वही रेयांश ने विशु को देखकर बोलने को कहा, तो विशु रेयांश की ओर देखकर अपना मासूम चेहरा बनाते हुए, हाँ हैंडसम अंकल, वो लोग रोज इसी टाइम आते हैं और दीदी से बदतमीजी से बात करते हैं, और तो और वो लोग दीदी को अजीब तरीके से छूते भी है। रेयांश विशु के सर को चूमकर
बेटा क्या वो लोग इस वक्त भी यह आएंगे? विशु मासूमियत से, हाँ अंकल, वो लोग आते ही होंगे। मैं इस टाइम इसलिए तो जगा था क्योंकि मुझे लग वो आ गए हैं। रेयांश प्यार से विशु को गोद से उतरकर उसका सर सहलते हुए कह, बेटा आप जाओ और तैयार हो जाओ, आज से आप मेरे साथ रहोगे। उसकी बात सुन विशु उछलते हुए, सच्ची अंकल। रेयांश ने अपना सर हिला दिया तो विशु खुश होकर तैयार होने चला गए। वही ईशानी परेशानी से, ठाकुर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? हम बिना किसी रिश्ते या हक से नहीं जा सकते। रेयांश उसे अपने करीब करके, अब आप मेरी ठाकुरुनी सा है तो आप अब किस हक की चाहत है? और आप अकेली नहीं रहेंगी, कशिश भाभी, आरुषि, युग सब रहेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात बताए, ये विशु किसके बारे में बात कर रहा था? रेयांश की बात सुन ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसके कानों में रेयांश की आवाज पड़ी, ठाकुरुनी सा जो भी है मुझे बता दीजिए। उसकी बात सुन ईशानी रोते हुए, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। रेयांश उसे सावलिए नजर से देखता है तो ईशानी आगे बोली, असल में जब मैं ये रहने आई तब सब ठीक था, पर एक दिन इस बिल्डिंग के मकान मालिक के बेटे की नजर मुझ पर पड़ी, तब से वो मुझे रोज परेशान करता है और ऊपर से मेरे सर पर विशु की जिम्मेदारी भी है, मैं क्या करती। रेयांश उसकी बात सुन सीरियस फेस के साथ बोलता है, तो तुमने ये बात भाभी से क्यों नहीं कही? ईशानी रोते हुए बोली, डर लगता है, अगर मेरी वजह से काशू को कुछ हुआ ना, माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने मेरी मदद कितनी बार की है। वो ईशानी का सर सहलाते हुए, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। ईशानी कुछ बोलती कि रेयांश उसके होठों पर अपना उंगटा रखकर, वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। अपने लिए इतना इज्जत और प्यार देख ईशानी का दिल भर आया था। वो रेयांश के गले लगकर रो रही थी और रोते हुए बोलती है, बहुत गंदा लगता था ठाकुर साहब, वो जब मुझे छूता था। ईशानी ने ये सब बोल तो दिया था, पर उसकी बात सुन रेयांश के सीने में आग दहक चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे कि तभी वहां किसी आदमी की आवाज आई, ओए ओए जानेमन, तूने तो आज अपने आशिक को भी बुलवा लिया। उसे देख ईशानी डरने लगी। रेयांश समझ गई कि ये वही मकान मालिक का बेटा है। उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो पहले खुद को शांत करके, ठाकुरुनी सा आप जाइए और तैयार होए, हम तब तक इन्हें समझा देंगे। उसकी बात मानकर ईशानी अपना सामान लेने चली गई। वही रेयांश अब उसकी ओर गुस्से से पलटा। पहले तो वो आदमी रेयांश की आंखें देख डर गया, पर अगले पल खुद को संभाल कर, ओए, मुझे रमन सिंह को ऐसे मत देख और मुझे वो लड़की दे दे, उसका इतना कहना था। रेयांश उसका सर पकड़कर घसीटते हुए बिल्डिंग से बाहर लाता है और उसको खींचकर नीचे फेंक देता है और गुस्से से, आज जो तूने किया है उसके लिए तुझे रेयांश ठाकुर कभी माफ नहीं करेगा। इतना बोलकर वो उस आदमी को बेहरामी से मरने लगता है। वो रमन को उसके गर्दन से पकड़कर पहले पंच करता है, बाद में नाइफ निकलकर उसके सीने पर आरटी लिखता है। वो ये सब इतना बेहरामी से कर रहा था, अगर कोई देख लेता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। और ये सब करते हुए उसने अपने घुटने से रमन का मुंह बंद रखा था, जिससे उसकी आवाज तो क्या चू भी बाहर नहीं निकल पाए। कुछ देर में रमन मार चुका था। रेयांश ने अपने गार्ड्स को बुलवाया और दांत पीसते हुए कहा, इसके शरीर को जंगल में फेंक दो। गार्ड्स ने ओके बॉस कहकर चले गए। तो भाई लोगों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर रेयांश ने अपने नाम का लोगो क्यों दिया रमन के सीने पर। तो मैं बता दूं, हमारा हीरो और माफिया किंग युग ही है, पर माहिर रेयांश त्रिश ने भी माफिया के वर्ल्ड में एक अलग पहचान बनाया है। कुछ देर में ईशानी और विशु अपना सारा सामान लेकर आए। रेयांश ने गार्ड्स को कहकर सामान कार में रखने को कह दिया। जब ईशानी ने रमन के बारे में पूछा
तो रेयांश ने दांत पीसते हुए, वो ये से जा चुका है। उसकी बात सुन ईशानी रेयांश को देखती है, तो रेयांश बात संभालते हुए, मेरा मतलब मैंने उसे पैसे दिया और वो उन पैसे को लेकर यह से दूर हरिद्वार चला गया। उसकी बात सुन ईशानी ने अपनी पलकें झपका दी। अब दोनों ही आधी रात में घर पर पहुंचे। जब रेयांश ने ईशानी को देखा तो पाया कि विश और ईशानी एक दूसरे को गले लगाकर सो रही थे। रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नीचे त्रिश को बुलाया। त्रिश आकर विशु को बच्चों वाले रूम में लेकर चले गया। वही रेयांश ईशानी को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले गए। उसने ईशानी को बेहद आराम से बेड पर लेटाया, मानो कि वो एक कांच की गुड़िया हो, अगर ज्यादा जोर डाला तो टूट जाएगी। उसने आराम से ईशानी को सुलाया। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसने ईशानी के लटों को साइड करके जुनून से कहा, तू मेरा मुकद्दर है, मेरे रब का फरमान, इश्क है तू मेरा, बन कर आया मेहमान। अब तो जुनून, पागलपन और दीवानगी है तू, इश्क है मेरा, अवोगी है तू। इतना बोलकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसके फोरहेड पर किस करके सोफे पर जाकर सो गया। आज की रात ऐसे ही गुजार गई। अगली सुबह सभी को पता चल गया था कि ईशानी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि त्रिश ने सब कुछ उन्हें रात में बता दिया था। सभी को ईशानी से सहानुभूति हुई और दादी जी ने रेयांश की मन की बात जानकर सभी परिवार से बात करने की ठानी। लेकिन अभी सभी बिजी थे, क्योंकि कशिश आज हॉस्पिटल से छूट कर आ रही थी। आज पूरा रायचंद परिवार भी ओबराई विला में मौजूद था। जोर शोर से सारी तैयारी हो रही थी। निर्मला जी, श्रावणी जी और सारिका जी मिलकर कशिश के फेवरेट पकवान बना रही थी। वही रितेश जी, महेश जी और शिवांश जी सारे घर की तैयारी देख रहे थे। वही त्रिश और रेयांश लाइटिंग संभाल रहे थे। ईशानी और खुशी डोर की सजावट देख रहे थे। वही आरुषि और माहिर कशिश को लेने के लिए हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर और युग मिलकर कशिश का चेकअप कर रहे थे। युग जैसा जैसा बोल रहा था, डॉक्टर वैसे वैसे सारे सामान दे रहे थे। सारे चेकअप के बाद युग ने डॉक्टर को देखकर कोल्ड वॉइस में, मेरी वाइफ अभी ठीक है और आप लोग ये दवायां जाकर ले आइए। उसकी बात मानकर डॉक्टर अपना सर हामी में हिलाया और चले गए। तभी अंदर माहिर और आरुषि आए। उन्हें देखकर कशिश चहकते हुए, बिजी, आप आ गए। माहिर अपनी जान की बच्चे जैसे हरकत देखकर मुस्कराते हुए, हाँ मोटी, तुझे क्या लगा मैं तुझे कहीं छोड़ दूंगा। उसकी बात सुन कशिश हंसते हुए बोली, बिजी वो तो कभी नहीं होने वाला, आप मेरे जिंदगी के सबसे नायाब हो। कशिश की बात सुन माहिर और आरुषि हंसने लगी, पर हमरे माफिया किंग मुकुट को तो अब अपने साले साहब से भी जलन हो रही थी, जिसको माहिर ने महसूस किया था, पर कुछ कहा नहीं। आरुषि कशिश को देख, काशी चल तैयार हो जा, पता है पूरे घर को कितना खूबसूरत डेकोरेट किया है। कशिश ये सुनते ही उसके आंखों में चमक आ गई। वो चहकते हुए, सच्ची, तब तो, वो युग की ओर देखकर, हब्बी जल्दी उठाओ और मुझे बाथरूम छोड़ो, मैं तैयार होकर आता हूँ। अपनी महबूबा का ऑर्डर सुनकर युग बस पलकें झपका देता है और कशिश को गोद में उठाकर बाथरूम छोड़ देता है। कुछ देर में तैयार होकर कशिश बाहर आती है। उसने इस वक्त प्लाजो सूट और उसके साथ दुपट्टा कैरी किया हुआ था। हाथों में चूड़ा, गेल में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर बड़ी प्यारी लग रही थी। वो जैसे ही बाहर आती है, युग कशिश को अपने बाहों में उठा लेता है। ये देख जहां माहिर और आरुषि हंस रहे थे, वही हमारी कशिश मैडम शर्म से युग के सीने में गड़ी जा रही थी। कशिश धीरे से युग के ब्लेजर को खींचती है, तो युग थोड़ा कशिश के ऊपर झुक जाता है। तो कशिश धीमे स्वर में, हब्बी प्लीज मुझे उतर दीजिए, देखिए ना सब हमें देख रहे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अपनी जाना दिल की बात सुनकर युग मुस्कराते हुए,
बीबी अगर तुम शर्म करोगी तो कैसे चलेगा, बहुत इश्क है तुमसे, और रही बात दूसरों की तो युग ओबरॉय को दुनिया से कोई मतलब नहीं है सिवाय अपनी बीबी से। युग की बात सुन कशिश अपना चेहरा युग के सीने में छुपा लेती है, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे पर हया की लाली पूरे ललाट पर थी, जो उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वही उन दोनों को देख सारा हॉस्पिटल मुस्करा रहा था, तो वही कुछ जल रहे थे, वो भी हमारी कशिश मैडम से कि काश कोई उनसे भी ऐसा ही प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिले। पर ओए जल कुकुडो, हिम्मत भी मत करना हमारी काशी को बुरी नज़र से देखने की, नहीं तो हमारे माफिया किंग आपको स्वर्ग सॉरी नरकवास करवा देग। सभी लोग वहां से ओबरॉय मेंशन के निकल पड़े। युग और कशिश का कार में बैठते ही युग ने पार्टीशन ऑन करवाकर सीधा कशिश को अपने गोद में बैठा लिया। उसके ऐसा करने से कशिश हैरान हो गई। युग अपनी जाना दिल को ऐसे देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बीबी ऐसे मत देखो, वरना मैं अपन कंट्रोल खो दूंगा। उसकी बात सुन कशिश युग के सीने पर मरते हुए, आप कितने बेशर्म है, आपको शर्म नहीं आती है, वहाँ हॉस्पिटल में भी बिजी, अरु और हमें सबने देखा। ऐसा कहकर वो मर ही रही थी, वही युग एक मुस्कान के साथ अपनी बच्ची का मार खा रहा था। काफी देर बाद कशिश थक गई और युग के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। युग ने भी उसको कसकर अपने बाहों में जकड़कर उसे बालों को सहलाने लग। युग कुछ सोच रहा था, उसने कशिश को देखकर प्यार से कहा, बीबी क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ। कशिश अपना सर निकलकर युग को देखते हुए बोलिए ना हब्बी, क्या हुआ। युग कशिश के कमर से ठीक से पकड़ते हुए, बच्ची आप और मैं कल इंडिया छोड़कर मेरे घर यानी कि स्वीडन जा रहे हैं। उसकी बात सुन कशिश अपने पलके उठाए उसे देखती है और उससे कहती है, पर हब्बी मैं अरु, इशु, खुशी, बिजी और अपने परिवार के बिना कैस रहूंगी। तो युग आगे बोलता है, चिंता मत करो बच्ची, तुम्हारी पढ़िए का बंदोबस्त मैंने उधर कर दिया है और आप वहाँ अकेले नहीं मेरे माहिर, त्रिश और रेयांश के साथ साथ अपनी चारों दोस्तों के साथ रहोगी। कशिश युग की बातें सुनकर उसे कसकर गले लगा लेती है और थैंक यू बोलती है। और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर महसूस कर रहे थे और युग अपने मन में, सॉरी डेडपैन फेस, जाना दिल आए पर अभी तुमसे बहुत सी बात छुपाई है जो अगर राज रहे तो सही है, वक्त आने पर तुम्हें सब बताऊंगा। ये सोचकर वो कशिश से अलग होता है और कशिश उसे देखने लगती है तो युग उसे देखकर आगे बोलता है, उसको देखकर बोलता है, ये इश्क है मेरा नायाब तोहफा जो मैं तेरे लिए लाया हूँ। अपनी जान को महफूज करके तुझे अपनी जिंदगी देकर आया हूँ। कशिश उसकी बात सुन शर्मा गई। गाड़ी चल ही रही थी कि अचानक से एक तेज ब्रेक लग, जिससे कशिश का सर कार के डोर से लगते हुए बचा। युग ने गुस्से और कोल्ड वॉइस से कहा, क्या कर रहे हो, कर चलाना नहीं आता है। ड्राइवर डरते हुए, बॉस सामने 10-20 गाड़ियां है। उसकी बात सुन युग सतर्क हो जाता है और अपनी रिस्ट वॉच में कोई बटन दबाता है, जिससे माहिर को भी ये बात पता चल जाती है, जिससे वो भी अलर्ट हो जाता है और वो रेयांश को वहां आने के लिए कहता है। वही युग कशिश को देखता है तो कशिश पूछती है, हब्बी क्या हो रहा है। युग प्यार से, कुछ नहीं बच्चा, इतना कहकर युग कशिश के किसी नस को दबा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वैसा ही माहिर भी आरुषि के साथ करता है। दोनों जब अपने कार से बाहर आते हैं तो भर भर के 20 गाड़ियों से कम 50 गुंडे बाहर आते हैं। रेयांश सबके लिए दूसरी गाड़ियां पहले ही मंगवा चुका था, वो भी सबको जॉइंट हो जाता है। रेयांश, माहिर और युग सीधा सबको मरने लगते हैं। वही काशी और अरु मैडम गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उनके सैया ने उन पर माफिया वाला पैतरा यूज किया था। माहिर किसी की हड्डियां तोड़ रहा था।
या फिर किसी की जान ले रहा था, वही युग तो ना अब देख रहा था, ना ताव सीधा वार कर रहे था, रेयांश सबकी हड्डियां तोड़ रहे था। सबको मरने के बाद युग एक आदमी के पास जाकर अपनी जेब से उसका साथी, उसका वो शैतानी खंजर निकलता है और दांत पीसते हुए बोलता है, तो कहो किसने भेजा है तुम्हें। युग ये सब कह तो रहा था, पर उसका चेहरा काला पड़ रहा था। वो आदमी धीरे धीरे सब बता रहा था, जिसे सुनकर युग के तन बदन में आग लगा रहा था। वो आदमी डरते हुए, असल में मुझे सुरेन कुरैशी ने भेजा है, क्योंकि आपने उनका बहुत बड़ा लॉस लिया था, जिससे वो पागल हो चुके थे। उन्होंने आपके बारे में पता किया, ज्यादा तो नहीं पर इतना जरूर पता चला कि आपका और ओबरॉय खानदान का कोई बड़ा रिश्ता है, और जब आपकी शादी हुई थी तब भी उसकी नजर आप पर थी, लेकिन जब उसने आपकी बीबी को देखा तो उन्हें अपने बिस्तर तक ले जाने का सपना देखने लगा, इसलिए उसने हमें ये भेजा है साहब, और कुछ नहीं पता मुझे। इतना कह वो रोने लगा। वही अपनी महबूबा के लिए ऐसे सोच रखने वाले कुरैशी के साथ युग क्या करेगा, ये तो वह जनता है। उसने अपना खंजर कुकिंग नाइफ लिया और उस आदमी के सर पर बेहरामी से मरने लगा। पहले ही बार में उस आदमी के सर का मांस दिखने लगा था। अब वो पागल हो चुका था। अपनी महबूबा पर नजर रखने वाले को भी वो ऐसे ही मरण चाहता था। जब वो आदमी मर गया तो माहिर ने कहा, बस कर माफिया किंग, वो मर चुका है। युग चिल्लाते हुए, मार चुका है तो क्या, इसने और इसके बॉस ने मेरी महबूबा के बारे में कहा है। अब मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, और हाँ, कल के कल हम सब इंडिया छोड़ रहे हैं। एंड थॉट्स माई ऑर्डर। उसकी बात पर रेयांश और माहिर सहमति में अपन सर हिलाया। उसके बाद सभी घर के लिए निकल गए। युग ने अपने कपड़े कार में कशिश को देखते हुए बदला, और बाद में उसने कशिश को अपने बाहों में भर कर उसके होठों को हल्के से चूम कर कहा, बीबी, अगर किसी ने भी मुझे तुमसे दूर किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त युग की आंखों में कशिश के लिए पागलपन सनक सवार था। जो इनके इश्क को कहाँ लेकर जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। सच ही कहते हैं, जब ये इश्क किसी के मन पर सवार होता है ना, तब ना तो इंसान इसे समझा पाता है, और साथ ही साथ इश्क का सनक ले आता है। करीब आधे घंटे बाद युग और माहिर की कार ओबरॉय विला पहुंचती है। युग के कार में युग अपनी जाना दिल को अपने बाहों में कसकर जकड़ हुआ था। उसने देखा कि घर आ चुका है। उसने धीरे से कशिश का सर सिहालते हुए, बीबी उठो, घर आ गया। उसकी आवाज सुन कशिश कसमसते हुए, क्या हम घर पहुंच गए। युग उसकी बात सुन अपना सर हामी में हिलाया। तो कशिश उठते हुए, पर मिस्टर हैंडसम में इतने देर कैसे सोती रही। युग अनजान बनते हुए, बीबी, अब मुझे कैसे पता। कशिश भोला सूरत बनाकर, सॉरी हब्बी, आपने सही कहा। आपको कैसे पता। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं। और कशिश कार से निकलने लगती है तो युग बाहर आकर कशिश को अपने बाहों में भर कर घर ले आता है। उन दोनों को देख पूरा परिवार खुश हो जाता है। दादी जी आगे आकर पहले दोनों की आरती करती है और कशिश के सर पर हाथ फेर कर, कैसा है मेरा बच्चा। दादी जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपको क्या हुआ, आप सैड लाउडली क्राइंग क्यों हो। उसकी बचकानी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सब एक एक करके कशिश का हाल पूछते हैं। उसके बाद युग कशिश को कमरे में सुलाकर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम। युग किसी गहरी सोच में अपने चेयर पर बैठा था। वो अपने आंखें खोलकर सामने देखता है तो वहाँ रेयांश खड़ा था। उसने अपने कोल्ड वॉइस में, कहो क्या पता चला। रेयांश भी प्रोफेशनल वे में, सिर जितना भी मालूम हुआ है उसके मुताबिक यही है कि कुरैशी ने ये सब अकेले नहीं किसी और की मदद से किया है। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या डिस्कस करते हैं। तभी स्टडी रूम का डोर झट खुलता है। कौन सा राज छुपा रहा है युग कशिश से। कौन है कुरैशी, क्यों है कुरैशी और बाकी सबकी नज़र कशिश पर।
कौन है जो कर रहा है युग के दुश्मनों की मदद? CH29 कशिश है हर ताले की चाबी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कशिश है हर ताले की चाबी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। स्टडी रूम, युग किसी गहरी सोच में अपने चेयर पर बैठा था। वो अपने आंखें खोलकर सामने देखता है तो वहाँ रेयांश खड़ा था। उसने अपने कोल्ड वॉइस में, कहो क्या पता चला? रेयांश भी प्रोफेशनल वे में, सिर जितना भी मालूम हुआ है उसके मुताबिक यही है कि कुरैशी ने ये सब अकेले नहीं किसी और की मदद से किया है। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या डिस्कस करते हैं, तभी स्टडी रूम का डोर झट खुलता है। ऐसे किसी के आने से पहले युग हैरान और गुस्से में आ गया था, पर जब उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो अपने कोल्ड वॉइस में कहा, दादू, आप बिना मेरे परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। उसकी बात सुन दादाजी मुंह बनाते हुए, सरताज, आप भूल रहे हैं, आप हमारे पोते हैं, यह आपके पिता हमसे नहीं जीतते तो आप किस खेत की मूली है, हाँ नहीं तो। उनकी बात सुन युग अपना सरनामे हिलाते हुए, आपका कुछ नहीं हो सकता ना दादाजी। दादाजी अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं। उनके इस रिएक्शन को देखकर रेयांश को हंसी आने लगी। दादाजी उसे अपनी आंख दिखाते हुए सीरियस लहजे में, और मुझे तुम ये बताओ कि आज तुम पर और गुड़िया पर हमला किसने किया था? युग कुछ बोलता कि माहिर और त्रिश भी अंदर आ गए और दरवाजा बंद करके सख्त लहजे में, दादाजी वो कुरैशी के आदमी थे। माहिर की बात सुन दादाजी गंभीर हो गए। तभी युग ने सनक और गुस्से से पूछा, आखिर सब मेरी महबूबा के पीछे ही क्यों पड़े हैं, जरा आप बताएंगे? दादाजी गंभीर आवाज में, उन्होंने तुमसे क्या कहा था? दादाजी की बात सुनकर युग फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वो उस हमलावर को मारने वाला था तब उसने जो कहा था वो अभी भी वो नहीं भुला था। फ्लैशबैक, हमला वाली जगह, जब युग उस आदमी को मार रहा था तभी वो आदमी युग की ओर देखकर बोला, साहब, आपको इस बच्ची को बचाना पड़ेगा। युग अपनी आईब्रो उठाते हुए, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर सनक के साथ, कौन है जो मेरे महबूबा को दर्द देना चाहता है? युग का गुस्सा देख वो आदमी डरते हुए, साहब, मुझे ये नहीं पता, बस इतना पता है कि ये लड़की ही बहुत से राजों से जुड़ी है, इसके जान को खतरा है। उसकी बात सुन युग गुस्से में उस आदमी के सर के बीचों बीच शूट कर देता है। माहिर आगे आकर कुछ कहता कि युग ने उसे हाथ दिखाकर चीखते हुए कहा, मैं मेरी बीबी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और इतना कहकर वो कार में चला गया। वही रेयांश और माहिर वहाँ का सारा हाल सफाया करके चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड, दादाजी सारी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हैं और गंभीर रूप से बोलते हैं, यानी कि सबको पता चल चुका है कि कशिश ही सभी तालों की चाबी है। युग दादाजी बात सुन गंभीरता से, तो अब आप बताइए कि आखिर सब मेरी बीबी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आखिर मेरी जान के पास क्या है जो सबसे छुपा हुआ है? दादाजी गहरी सांस लेकर, है ऐसा कुछ जो सबसे छुपा हुआ है युग? उनकी इस बात पर जहां माहिर, त्रिश और रेयांश को हैरानी हो रही थी वही युग एकदम शांत बैठा था। दादाजी आगे बोले, बेटा ये तब की बात है जब नरेश और मैं एक खुफिया एजेंट थे। कशिश के नानाजी उसमें हमारे हेड थे। उस वक्त उनके तीनों बच्चे रितेश, महेश और कौशल्या बस यही कहीं 12-13 साल के होंगे। उसके लिए तीनों बच्चे में कौशल्या बहुत प्यारी थी। उसी साल मैंने और नरेश ने एक देशद्रोही को पकड़ा था जिसके पास से हमें बहुत सी जानकारी बरामद हुई थी, और ये भी कि कुछ देशद्रोहियों ने हमारे भारत के नायब नीलम को कहीं छुपा कर रखा है। नरेश ने बहुत साल लगाकर मेहनत से वो हीरे खोज निकाले और उसे भारत सरकार को देने का निर्णय किया। पर हम जब वहां गए तो पता चला कि वो सभी भ्रष्ट नेता है। इस सदमे के कारण मैंने और नरेश ने राव एजेंट का काम छोड़ दिया। वही तब तक इस बात को बहुत साल हो चुके थे।
तुम वो युग की तरफ पॉइंट करके, और कशिश हमारे जीवन में आ चुके थे। नरेश और मैंने देखा था कि तुम बचपन से ही बहुत होशियार और तेज हो, इसलिए हमने तुम्हें इस भारत की रक्षा के लिए एक रहस्यमय और बेदर्द माफिया बनने का फैसला किया हमने। लेकिन उन वक्त में नरेश ने ऐसी बहुत सी जानकारी भ्रष्ट नेताओं के लिए जमा कर ली थी, जो मेरे सिवा किसी को पता नहीं, क्योंकि कशिश उनके जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा थी। इसलिए नरेश ने वो सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर में छुपा कर रखा था, जिसकी चाबी है कशिश। उनके ऐसा कहना से युग की आंखें जो आग उगल रही थी, वो एकदम सर्द हो गई और उसने अपना गुस्सा दबाते हुए क्या मतलब है कि बीबी चाबी है उसकी? दादाजी युग का गुस्सा भांपते हुए बोले, नरेश ने सारा डाटा जिस सॉफ्टवेयर में छुपाया था उसको खोलने के लिए कशिश की आंखें और उसके खून की बूंद की जरूरत है। हमने कशिश को तब बचा लिया था जब सर्वेश ने उनके साथ गलत करने की कोशिश की थी। तब नरेश ने कशिश को बचा तो लिया था, पर अपनी नाती और बेटी की हालत देखकर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और हमें छोड़कर चला गया। पर उसके वादे के लिए तेरी शादी उसी के घर की लड़की से करवानी थी, ताकि तू काशू की रक्षा कर सके। पर तूने उस वादे को इस तरह पूरा करेगा मैंने नहीं सोचा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे यार की नाती मेरे घर की शोभा बढ़ा रही है। उनके कहने के बाद वो सभी का चेहरा देखते हैं, जहाँ रेयांश और त्रिश हैरान होकर बैठे थे, वही युग और माहिर दिल में गुस्से और बदले की आग जलाकर सब सुन रहे थे। माहिर गुस्से से दादाजी से कहा, और दादू आपने हमें अब जाकर सब बात बताइए है। तो दादाजी गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अगर मैं आपको पहले बता देता, तो सभी दुश्मनों को शक हो जाता, कि आखिर नरेश के मरने के बाद आप लोग कशिश को क्यों बचा रहे हो। उनकी बात पर सब शांत बैठ गए। वही युग जो जाने कब से अपने अंदर गुस्सा बसाया बैठा था, उसके कानों में बस यही एक बात गूंज रही थी कि वो लोग कशिश को नुकसान जरूर पहुंचेंगे। उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखें सर्द पड़ चुकी थी। उसकी मौजूदगी किसी नर्क देवता या फिर भोले भंडारी की तीसरी आंख के तांडव का आभास करा रही थी, जिसका एहसास दादाजी, माहिर, रेयांश, त्रिश सबको हो रहा था। युग ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर इतने जोर से मारा कि सारा टेबल बीच के हिस्से से चटक कर टूट गया। ये देख सभी डर के मारे अपने चेयर से खड़े हो गया। वही युग अपने आपे से बाहर हो गया था। माहिर युग को रोकते हुए, युग शांत हो जा। पर युग ने माहिर को इतने जोर से धक्का दिया कि वो सीधा नीचे गिर गया। युग ने स्टडी रूम का शेल्फ उठाकर इतने जोर से पटका कि सारे किताब सारा सामान का चीथड़ा हो गए। वही युग का गुस्सा और ऐसा प्रकोप देखकर दादाजी को भी डर लग रहा था, पर फिर भी खुद को काबू करके युग से सख्ती से पूछे, युग ये तुम क्या कर रहे हो? दादाजी की आवाज सुन युग रुका और गुस्से से अपने अपने गर्दन पर हाथ फेर कर गुस्से से दादाजी की ओर देखकर कहा, आखिर आपने ये करने की हिम्मत कैसे की? उसकी इस बात को सुनकर दादाजी का सर शर्म से झुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये काम करने से कशिश की लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव होंगे। ये उन्हें भी नहीं पता था। वही उनके खामोश रहने पर युग चिल्लाते हुए, आपको पता भी है आपके और उनके इस फैसले से मेरी मोहब्बत पर क्या असर पड़ेगा? वो होगी होशियार, पर वो हर भाव अपने दिल से महसूस करती है। अगर उसे कुछ हो गया ना, वो इतना कहकर दादाजी के पास आकर उनको उनके कंधे से पकड़कर चिल्लाते हुए, अगर मेरी जान, मेरी महबूबा, मेरी मल्लिका को कुछ हुआ ना, तो मैं इस सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा और बाद में खुद की जान ले लूंगा। इतना कहकर वो दादाजी से दूर होकर स्टडी रूम में तोड़ फोड़ करने लगता है। वही दादाजी सन्न पड़ चुके थे, क्योंकि आज उन्होंने युग में कशिश के लिए पहली बार ऐसी सनक पागलपन देखा था। उनसे तो ये सब देख भी नहीं जा रहा था। वही त्रिश रेयांश के पीछे डर के मारे छुपा हुआ था, क्योंकि उसने हाँ सुना है अपने भाई का गुस्से और पागलपन के बारे में, पर आज वो ये पागलपन देख नहीं पा रहा है। वही माहिर और रेयांश के लिए ये सब नॉर्मल था, पर वो जानते थे, अगर अब युग को रोका नहीं गया तो वो सब कुछ तबाह कर सकता है।
इसलिए माहिर ने हिम्मत करके कहा, युग शांत हो जा, नहीं तो मैं अभी के अभी काशी को ये ला रहा हूँ। तूने सोचा है, अगर काशू ने तुझे ऐसा देखा तो कैसा लगेगा? उसकी बात सुन युग का हाथ अपने आप रुक गया। वो वही घुटने के बल बैठ गया और अपना हाथ फैलाकर जोर से चीख कर बोला, आ। उसकी चीख इतनी डरवानी थी कि कोई कुछ बोल ना सका। वही युग फिर से चीख कर, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी महबूबा को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी इस बात पर सबके चेहरे पर सुकून उतार आया, पर अब तक युग के गुस्से में सारा स्टडी रूम तहस नहस हो चुका था। पर दोस्तों, ये तो अच्छा था कि पूरा स्टडी स्पेशल टेक्नोलॉजी थ्रू साउंड प्रूफ किया था, वो भी ऐसे कि अगर पूरे स्टडी रूम में भूकंप भी आ जाए तो भी किसी को भनक भी ना लगे। हमारे दादू और माफिया किंग तो कुछ ज्यादा ही चिकने हैं। दादू जी आगे आकर युग को गले लगाकर कहते हैं, जनता हूँ, गलती हुई हमसे, हमारे दुश्मनों को हम समझ नहीं पाए, पर तू मेरी बच्ची को बचाना। युग सर्द आवाज में, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं हूँ उसके लिए। तो दादाजी उससे अलग होकर, अरे बरखुदार, हम आपके दादा है, तो हमसे तो मत जलिया। और हाँ, एक और बात। युग अपने आईब्रो उठाकर उन्हें देखता है और पूछता है, अभी अपने इतना बड़ा बॉम्ब छोड़ा है, उससे आपका पेट नहीं भरा, अब क्या चाहते हैं आप? तो दादू अपनी दांत दिखाते हुए, मीन्स टूथपेस्ट एडवर्टाइज करते हुए, मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि कल सब बच्चे और तुम सब विदेश जा रहे हो, तो आज आपका और काशी बिटिया का रिसेप्शन है और हमारा आदेश है आप सब तैयार हो जाइए। उनकी बात सुनकर युग चिल्लाते हुए, दादाजी ये करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता है, और अभी बच्ची हॉस्पिटल से आई है। तो दादाजी मुंह बनते हुए, ओ मेरे नयलाख पोते, ज्यादा मुंह मत खोल, तू मेरा पोता है और मैं तेरा दादा। अपना माफियागिरी अपने घर दिखाना बड़ा आया। और इतना बोलकर वो ठुमक ठुमक कर चले गए। वही उनके जाते ही त्रिश, रेयांश और माहिर हंसने लगते हैं। वही युग बस अपना सर हिलाकर माहिर से कहता है, ये सारा रूम की सफाई करवाओ और ऐसा साफ करवाना कि किसी को ना समझे कि इस रूम में कुछ हुआ था। उसकी बात सुन माहिर अपना सर हामी में हिला देता और युग वहां से अपने कमरे में चला जाता है। युग कमरे में आता है तो देखता है कि कशिश अभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रही है। युग सीधा अंदर चला गया। वही युग को देखकर आरुषि दोनों को छेड़ते हुए, लगता है भाई को अपनी बीबी के बिना चैन नहीं है। उसके ऐसा कहने से युग तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कशिश का मुंह शर्म से लाल हो जाता है। ये देख युग के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो आरुषि को देखकर, अगर अभी के अभी तुम ये से नहीं गई, तो तुम अपनी और माहिर की शादी को भूल जाओ। युग के ये कहते ही आरुषि हड़बड़ा जाती है। वही बाकी तीनों लड़कियां आरुषि पर हंसने लगती है और फिर आरुषि, ईशानी और खुशी चली जाती है रूम से। कशिश पाउट बनाते हुए, हब्बी आप आ गए, आप कहाँ गए थे? आपको पता है क्या, अभी दादी जी और मम्मी जी आई थी, उन्होंने कहा है कि हम लोग कल जा रहे हैं, तो आज हमारी रिसेप्शन और मेरी मुंह दिखाई है। उसकी बात सुन युग मुस्कराते हुए, तो क्या हुआ, क्यों तुम्हें नहीं करना है? कशिश हड़बड़ाते हुए, नहीं ऐसा नहीं है हब्बी, वो मुझे आज फिर अगर साड़ी पहननी पड़ी तो मैं कैसे संभूलूंगी। उनकी बात सुनकर युग कुछ बोलता कि पीछे से माहिर और श्रावणी जी आकर बोली, तुझसे ये किसने कहा बेटा कि तुझे आज साड़ी पहननी है? माँ जी ने पहले ही कहा था कि तुझे कोई भी ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है जो तुझे ना पसंद आए। उनकी इस बात पर कशिश खुश होते हुए, थैंक यू मम्मा एंड भाई। उनकी इस बात पर दोनों मुस्कराते हुए, यो बेटा बच्चा। उनकी बात सुनकर कशिश हंसने लगी और श्रावणी जी युग को देखकर, बेटा आप ना काशू को बाहर ले जाओ और हम ये तैयारी करते हैं।
उनकी बात सुन युग सर्द निगाहों के साथ बोलता है, नहीं मॉम, आप माहिर, आरुषि, ईशानी और खुशी को साथ में भेजिए। मैं मेरी जाना का स्वागत आज इस ओबरॉय विला में ऐसे करूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुन त्रिश और रेयांश जो उनके साथ आए थे, दोनों चहक कर बोले, भाई बॉस, मुझे भी अपने इस काम में इन्वॉल्व कर लो। युग उन्हें सर्द नजरों से देखकर, जरूरत नहीं है बीबी मेरी, स्वागत भी अगर करना है तो मैं ही करूंगा। और माहिर, वो माहिर की ओर देखकर, तू बेबी को लेकर आज घूमना, पर शाम को रायचंद विला ही ले जाना। मैं वहाँ बेबी के लिए कपड़े भेजवा दूंगा और वही पहना कर तू लाएगा। माहिर ओके कहकर कशिश को लेकर चला जाता है, पर युग अपनी बीबी को खुद से दूर जाता देख गुस्से से भर उठता है, पर बाद में उसके सरप्राइज के बारे में सोचकर शांत हो जाता है। वही रेयांश और त्रिश जब बहुत इंसिस्ट करते हैं, तब जाकर युग उन्हें अपने साथ काम करने के लिए हाँ बोलता है। वही आज कशिश और पूरी गर्ल्स गैंग माहिर के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग मॉल, माहिर ने युग के कहने पर पूरा मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दिया था, जिससे कोई भी कशिश या ईशानी, खुशी और आरुषि को कोई हार्म करे। कशिश, खुशी और ईशानी अपने पसंद से कुछ कपड़े लेकर जाते हैं, पर आरुषि को बहुत टाइम लग रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद के लिए एक साड़ी सिलेक्ट किया। आरुषि ने माहिर को देखकर पूछी, ट्राई करूं? माहिर ने हामी में सिर हिलाया। आरुषि अंदर ट्राई रूम में चली गई और उसने अपने साड़ी लगाकर देखी। तभी माहिर ने दरवाज़ा नॉक किया। आरुषि ने झांक कर देखा कि बाहर माहिर था। माहिर, आप जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अंदर आना है, माहिर ने मुंह बनते हुए कहा। क्यों? आरुषि जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। माहिर ने दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आरुषि ने साड़ी लगाते हुए समर से कहा, बताओ, साड़ी कैसी लग रही है? माहिर आरुषि के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल। आरुषि ने माहिर को आंख दिखाते हुए कहा, माहिर, मैंने साड़ी का पूछा है। माहिर ने आरुषि का चेहरा अपनी ओर किया और उसे शीशे के साथ लगाते हुए बोला, कहा ना, ब्यूटीफुल। आरुषि उसकी आंखों में देखकर शर्मा गई और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। माहिर ने आरुषि की कमर में अपना हाथ फेरा और उसे किस करने लग गया। उसने अपने दोनों हाथ शीशे पर रखे हुए थे और आरुषि को किस करने लगा था। धीरे धीरे उसके नेक पर किस करने लगा, जिससे आरुषि की सांसें बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना सर आरुषि के गर्दन से बाहर निकलकर उसे देखता है, तो पाता है कि आरुषि के चेहरे पर हया की लाली लगी हुई है। ये देख माहिर मुस्कराते हुए, शुक्रिया जान, कि आपने मुझे खुद पर इतना हक दिया है। आरुषि मुस्कराते हुए माहिर से कहती है, ये रिश्ता है साझेदारी का। आधा तेरा आधा है मेरा, तुझसे ही तो है मेरे सपनों का आशियाना। तेरी सिवा अब मुझे किसी का भी नहीं बनाना। उसकी बात सुन माहिर मुस्कराने लगता है और फिर बाहर जाते हुए, अरु जल्दी अपने लिए सामान ले लो, हमें अभी निकालना भी है। इतना कहकर वो चला जाता है। वही आरुषि के चेहरे पर हया अभी भी चमक रही थी। कुछ देर बाद सारे गर्ल्स रायचंद विला आ जाते हैं। इतने दिनों बाद अपनी गुड़िया को देख निर्मला जी और सारिका जी फूले नहीं समा रही थी। फिर बातों में ऐसे ही आधा दिन निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहां स्पा से कुछ लोग, फीमेल्स, आते हैं और सारी गर्ल्स खुद को और उनके प्रिंसेस को पैम्पर करने में लग जाती है। और उसके बाद वहां कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी आते हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जिन्हें युग ने सभी गर्ल्स के लिए बुलाया होता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और सभी गर्ल्स वही रायचंद विला में रेडी हो जाती है। शाम को सब लोग, गर्ल्स और रायचंद फैमिली सिर्फ कशिश और आरुषि को छोड़कर हॉल में आ जाते हैं और ईशानी, खुशी को देख सारिका उनसे कहती है, अरे वाह, मेरी बच्चियां तो बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे आज लड़कों को खुद को
कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत जाने वाली है। तभी माहिर सारिका के पास आकर उसे देखते हुए कहता है, हाँ मॉम, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हाय, आज तो सभी कहर ढा रही है, पर हमारी प्रिंसेस और अरू कहाँ है भाई? तभी वो सब कशिश की प्यारी सी आवाज़ सुनते हैं जो अभी आरुषि के साथ सीढ़ियों पर खड़ी होती है। कशिश उन सब की तरफ देखते हुए माहिर से कहती है, हम यहाँ है भैयू। कशिश की आवाज़ सुन सब ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, पर जब रितेश जी, निर्मला जी, सारिका जी, महेश जी और माहिर की नज़र कशिश पर पड़ती है, उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। कशिश आरुषि का हाथ पकड़ उसके साथ 2 सीढ़ी नीचे उतरकर उन सबके पास आती है और तभी उन तीनों से पूछती है, मम्मा, पापा, चाचा, चाची, भैयू, कैसी लग रही हूँ मैं? कशिश का सवाल सुनकर सारिका जी उसके पास आती है और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे कहती है, आप तो आज सच में किसी रियल प्रिंसेस की तरह लग रहे हो बेटा। आज पार्टी में पक्का सब आपकी तरफ घूर घूर के देखेंगे और मेरी बच्ची को नजर लगा देंगे। ... Wait, let me put black dot behind your ear baby. इतना कहकर सारिका जी अपनी एक आंख से थोड़ा काजल लेती है और कशिश के कान में पीछे एक छोटा सा डॉट बना देती है। फिर वो कशिश के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, अब कोई भी बुरी नजर मेरी बेटी को छू भी नहीं पाएगी। इस पर कशिश हंसती है कि तभी सारिका जी आरुषि की तरफ देख उससे कहती है, आरुषि बेटा, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर माहिर की तरफ देखकर, जो आरुषि को बेहद जुनून से देखने में बिजी था, देखना कहीं आज माहिर तुमसे शादी ना कर ले। उनकी बात सुन माहिर झेप जाता है, वही आरुषि शर्माने लगती है। और सच था, कशिश और आरुषि दोनों कमल के लग रहे थे। कशिश ने इस वक्त वायलट कलर का प्रिंसेस गाउन, जो युग ने अपनी जान के लिए भेजवाया था, पहनता था। उसके ऊपर लाइट मेकअप जो उसके चेहरे को और निखर रही थी, बालों को खुला छोड़कर रखा था। उसके गाउन हाफ हैंड था, इसलिए एक हाथ में बैंगल्स और दूसरे में घड़ी, उंगलियों में YK की रिंग पहनी थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही आरुषि ने मेहंदी कलर का साड़ी पहना था, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, बालों का जुड़ा बना हुआ और गले में माहिर का दिया लॉकेट और मेकअप में लाइट वर्क किया हुआ। ईशानी ने एक वाइट चूड़ीदार सूट पहना था, जो बेहद बारीकी से हाथ से बना दिख रहा था, हाथों में चूड़ियां और बालों को खुला रखकर सदा मेकअप। खुशी ने ब्लू कलर वन पीस पहनी था, जिसमें उसने थोड़ा लाउड मेकअप किया था, हाथों में ब्रेसलेट। वो बिल्कुल मैच्योर कन्या लग रही थी। दोस्तों, आज हमारे हीरो पहले ही बोल में क्लीन बोल्ड होंगे, आपको क्या लगता है? और फिर सभी वहां से निकल गए ओबरॉय विला के लिए। वही ओबरॉय विला आज सारा विला का एक अलग ही सजावट में पहुंचा दिया है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी एनवायरनमेंट खुशी से भर चुकी है। युग ने पूरे घर को गुलाब और मोगरे के खुशबू से भर दिया था। हर तरफ रोशनी, खुशियां झलक रही थी। श्रावणी जी और मयूरा जी, युग की दादी, तो फूले नहीं समा रही थी कि उनके बेटे पोते की रिसेप्शन है, पर दूसरी तरफ दर्द भी था, जो कह रहा था कि कल उनके बच्चे चले जाएंगे, पर तब भी वो इस पल को जीना चाहती थी। शिवांश जी भी आज खुश थे। वही दादाजी ये सब देख उनकी आंखें नम पड़ रही थी। वो अपने मन में, यार देखना, तेरी अमानत, तेरी नाती मेरी घर की शान बनी है। मैंने जो सोचा था उससे भी बड़ा तोहफा दिया है युग ने मुझे। वही त्रिश और रेयांश भी बड़े हैंडसम लग रहे थे। त्रिश ने इस वक्त ब्लू शर्ट कलर का 3 पीस सूट पहना था। वही रेयांश आज कोई असिस्टेंट नहीं बल्कि राजवाड़े खानदान का राजा लग रहा था। उसने वाइट कलर में पजामा सूट पहना था। उसको देख लड़कियां आहें भर रही थी, पर हमारे दोनों हीरो अपनी वालियों की राह में थे। योगेश का कमरा। युग ने इस वक्त वायलट कलर में सूट पहना था। वो अपनी घड़ी पहनकर खिड़की के पास आकर चांद को देखते हुए बोला,
बीबी तुम्हारा इंतजार नहीं हो रहा है। और फिर कशिश को अपने सांसों में महसूस करके चांद को देखकर बोला, तेरी भी चमक कम पड़ जाए मेरे चांद के आगे, वो तो है मेरा इश्क और वही मेरा प्राण है। उससे मेरी शान बनी, वही बनी मेरी जान, ये इश्क ना पड़ेगा फीका कभी, क्योंकि उससे ही है इस आशिक की शान। वो ये सब बोल तो रहा था चांद को देखकर, पर उसके अंदर कशिश की चाहत का होना भी दिख रहा था। वो चांद को देखते हुए अपने मन में, जाने मन, मेरी महबूबा आज आपको मैं बहुत सा तोहफा दूंगा। वही कशिश भी पहुंच चुकी थी ओबरॉय विला। वहां की इतनी चमक धमक देखकर वो भी हैरान हो चुकी थी। उसे तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही घर है जहां वो कल बहू बनकर आई थी। बाहर बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टी में जा रहे थे। इन्हें देख कशिश डरते हुए, युग प्लीज आप हमारे साथ ही रहिएगा। शायद कशिश ने बेहद दिल से याद किया था, इसलिए युग को अपने कमरे में महसूस हो गया। अपनी महबूबा का आगाज मिलते ही युग अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, आ गई मेरी बच्ची। इतना सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकाल गया। दुबई। एक आलिशान घर, अंदर एक 35 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक आदमी था जो डरते हुए बोला, जनाब, वो लड़की माफिया किंग के हाथों में महफूज है, हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो बैठा आदमी दरवानी हंसी हंसते हुए स्माइल विद हॉर्न्स, कब तक रखेगा वो उस लड़की को महफूज? हमरा कल का जाना तय करो। सुना है माफिया किंग मुकुट का असल अड्डा स्वीडन में है। उसकी बात सुन दूसरा आदमी डरते हुए, जी जनाब, इतना कहकर वो चला गया। वही वो आदमी शैतानी मुस्कान लिए, यानी कि शेर की जान उसकी शेरनी में है, बड़ा मजा आएगा ये खेल खेलने में। इतना कहकर वो आदमी दरवानी हंसी हंसने लगा। तो राज जानकर आपको कैसा लगा? आखिर कौन सा सरप्राइज देने वाला है युग? कौन है ये आदमी जो चाहता माफिया किंग को हानि? और कल आपको मिलेगा कशिश का एक नया रूप देखने।